हेलो विद्यार्थी लोग, स्वागत है आप सभी का सीसीपी यानी क्रिस्टल क्लियर फिजिक्स में आपके अपने फिजिक्स गुरु एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन सौरभ सर के साथ। सीसीपी यानी क्रिस्टल क्लियर फिजिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाते नहीं बल्कि फिजिक्स सिखाते हैं। सीसीपी यानी क्रिस्टल क्लियर फिजिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर यू नॉट ओनली फॉल इन लव विथ फिजिक्स, रादर यू स्टे इन लव विथ फिजिक्स, बिकॉज फॉलिंग इन लव इज सुपर डुपर इजी बट स्टेइंग इन लव इज़ वेरी हार्ड। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी लव वाला रिलेशन, प्यार वाला रिलेशन तभी सक्सेसफुल है जब वो लंबे समय तक चले, जब वो जीवन काल तक चले। तो फिजिक्स के साथ भी आपका जो लव वाला रिलेशन है वो लंबे समय तक होना चाहिए, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास जो है वो हम लोगों का सुपर डुपर खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कूलम्स लॉ पर। फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल लेवल टू द मोस्ट एडवांस लेवल हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड हर तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हर तरह का कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले लास्ट क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि लास्ट क्लास हम लोग कूलम्स लॉ में क्या पढ़े थे। कूलम्स लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है उस फोर्स का वैल्यू हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है किसका, वैक्यूम का, या जिसको हम लोग फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुमको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लास्ट क्लास ये भी बताए थे कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो किसी डिफरेंट मीडियम में हम लोग फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल क्या लिखते हैं, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है ऑफ दैट मीडियम, है ना। याद करो लास्ट क्लास हम लोग सोडियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन किए थे ना, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है ना कि वाई सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। इसका आंसर हम लोगों ने खोजा था कूलम्स लॉ पर, है ना। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ पर, उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, कुछ कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, तो प्रिपेयर हो जाइए आप लोग, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ते हैं और कूलम्स लॉ के प्रॉपर्टी के साथ साथ ही न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो तुम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ का प्रॉपर्टी का मतलब है कूलम्स फोर्स का प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कूलम्स लॉ का सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल या पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स एट रेस्ट। अब सवाल ये है कि पार्टिकल किसको कहते हैं, पार्टिकल किसको कहते हैं भाई। अच्छा पार्टिकल पे आते हैं, उससे पहले जरा लिख लेते हैं, पहला पॉइंट पहले नोट कर लो, पहला पॉइंट नोट कर लो कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स या पॉइंट चार्जेस, टू चार्ज्ड पार्टिकल या पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। अब समझते हैं बात को, यहां आप दो वर्ड पर को अंडरलाइन कर रहे हैं, पार्टिकल्स एट रेस्ट। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्टिकल। पार्टिकल किसको बोलते हो, पार्टिकल से क्या समझते हो। क्या एक ट्रेन पार्टिकल हो सकती है, क्या किसी ट्रेन को हम लोग पार्टिकल बोल सकते हैं क्या, एक 0.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन उसको पार्टिकल हम लोग बोल सकते हैं क्या। अब बोलोगे सर ट्रेन पार्टिकल कहां से हो गया, पार्टिकल का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो,
डस्ट पार्टिकल, इसको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। जो बहुत छोटे स्मॉलर साइज के होते हैं उसको पार्टिकल शायद बोलते होंगे। ट्रेन तो बहुत लंबी है, 1/2 किलोमीटर ट्रेन आप बोले, वो पार्टिकल कब से हो गया? तो देखिए बच्चों, समझते बात को, ट्रेन भी पार्टिकल हो सकती है, एक ट्रेन भी पार्टिकल हो सकती है। अब लोग ये क्या बोल रहे हैं? आप हम तुम लोगों से 2 छोटा छोटा सवाल पूछते हैं, ठीक है? दोनों बहुत ही आसान सवाल है, 2 सवाल पूछते हैं, लेकिन पार्टिकल का फील आ जाएगा तुम लोगों को, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पार्टिकल का मतलब। आज तुम लोग पार्टिकल का मतलब समझ जाओगे, है ना? जो समझते थे उसको पहले दिमाग से निकाल लो अभी। देखिए, हम आपसे 2 छोटा सवाल पूछते हैं। मान लो कि एक ट्रेन है, गंगा दामोदर एक्सप्रेस। हमारे धनबाद स्टेशन से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है गंगा दामोदर एक्सप्रेस, है ना? तो मान लीजिए कि ये स्टेशन है धनबाद, और ये ट्रेन धनबाद से पहुंच गई पटना जंक्शन। दोनों के बीच का दूरी अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 300 किलोमीटर अप्रॉक्स मान लो। एक ट्रेन है जो धनबाद जंक्शन से चली, गंगा दामोदर एक्सप्रेस, और पटना जंक्शन सुबह पहुंच गई। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है? और ट्रेन का मान लीजिए कि स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर था। मान लो ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, 100 किलोमीटर पर आवर से पटना जाकर के रुक गई। हम आपसे पूछे कि बताओ धनबाद से पटना पहुंचने में ट्रेन को समय कितना लगेगा? पहला सवाल। अब तुमसे हम एक सवाल और पूछते हैं कि यही गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन जब धनबाद से पटना जा रही थी तो बीच रास्ते में एक ब्रिज आया। क्या आया? ब्रिज का मतलब पुल। एक ब्रिज आया जिस ब्रिज का लेंथ हम आपको दे दिए 1 किलोमीटर, लंबी ब्रिज, और ट्रेन का लंबाई कितना है? 0.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन का स्पीड वही है 100 किलोमीटर पर आवर। और हम तुमसे पूछें कि बताओ इस ट्रेन को, ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगा? टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। 2 सवाल हम आपसे पूछे हैं, दोनों सवाल में टाइम बताना है। कैसे बताओगे? बोलोगे सर सवाल बहुत ही सड़ा हुआ घटिया सवाल आप पूछे, सब बच्चा वाला सवाल है, हम तो 12th में पढ़ते हैं। देखिए, इस पहले वाले केस में आपसे जो टाइम पूछा गया, इसमें आप टाइम कैसे बताएंगे? डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, है ना? टाइम निकाल लिया तुम 3 आवर टू रीच फ्रॉम धनबाद टू पटना, ठीक है? अच्छा सर, आप ब्रिज क्रॉस करने का टाइमिंग पूछे हैं, तो हमको पता है कि यहां पर जो टाइम लिखेंगे वो टाइम लिखेंगे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। ऐसा बचपन में पढ़ चुका है तुम लोग। लेकिन दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखो। यहां पर तुमने ट्रेन के लेंथ को कंसीडर किया क्या? धनबाद से पटना ट्रेन गई तो आपने ट्रेन के लेंथ को कंसीडर किया? नहीं किया। लेकिन यहां ब्रिज को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो आपने टाइम कैलकुलेशन के लिए क्या किया? ब्रिज के लेंथ में ट्रेन के लेंथ को ऐड किया है, मतलब ट्रेन के लेंथ को आपने कंसीडर किया है ना? क्यों कंसीडर किया? देखिए, यहां पर जो ट्रेन है, इस ट्रेन के लेंथ के सामने ट्रेन के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी ट्रेन के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस के सामने में, ट्रेन के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस के सामने में ट्रेन का लेंथ नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो आपने ट्रेन को यहां पर क्या कंसीडर कर लिया? पहले वाले केस में पार्टिकल, और दूसरे वाले केस में तुमने ट्रेन को कंसीडर नहीं किया। कर नहीं सकते हो कंसीडर ट्रेन को तुम एक पार्टिकल जैसा। यहां पर आपको ट्रेन को आपने क्या माना? एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी आपने माना। अब तुमको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। 2 सवाल तुमसे छोटा सवाल पूछे, लेकिन तुमको आइडिया लग गया होगा हम क्या समझाना चाहते हैं। पार्टिकल तब बोलोगे जब उस बॉडी का डायमेंशन डिस्टेंस के सामने नेग्लिजिबली स्मॉल हो। बात समझ में आया है क्या? अगर तुम बात समझ गए तो अब आ जाओ पहले वाले स्टेटमेंट में, है ना? पहले वाले स्टेटमेंट क्या बोलता है? कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू फॉर 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स। 2 चार्ज पार्टिकल
जब हो तभी आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल जो तुम लिखते हो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो तभी लिख सकते हो जब दोनों चार्ज्ड पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन इस दोनों बॉडी के डायमेंशन से बहुत ज्यादा हो, तब आप इस दोनों को पार्टिकल बोल सकते हैं। अब याद करो लास्ट क्लास हम तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट बताए थे कि कूलम्ब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। कूलम्ब ने दो स्फेयर लिए थे। कूलम्ब ने दो बड़े बड़े स्फेयर का यूज किया था। उस दोनों स्फेयर को कहां रखा था बच्चा, सब बताओ तो जरा, अगर लास्ट क्लास तुम ठीक से पढ़ा है तो। यस, गुड आंसर, टॉर्सन बैलेंस पर। दोनों स्फेयर को कूलम्ब ने टॉर्सन बैलेंस पे रखा था, लेकिन दोनों स्फेयर के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्फेयर के डायमेंशन के सामने बहुत ज्यादा था, तो कूलम्ब ने दोनों को चार्ज पार्टिकल मान लिया। मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल की तरह कंसीडर हो गया। यहां तक बात समझ में आया क्या? तो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू चार्ज पार्टिकल। बच्चा सब एक बात बताते हैं तुम लोगों को, हम क्लास 11th में जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो लॉज ऑफ मोशन जो आप पढ़ते हैं ना, वहां आप हर चीज को पार्टिकल मान लेते हैं। बड़ा ब्लॉक है, वेज है, सब चीज को पार्टिकल मान लेते हो, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर आता है रोटेशनल मैकेनिक्स, है ना, नाम याद आ रहा होगा ना, रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स जो चैप्टर आप पढ़ते हैं वो आपको हार्ड क्यों लगता है, वो जनरली बच्चों को टफ क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर बॉडी अब पार्टिकल नहीं रहा, बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी हो गया, है ना। तो इसलिए वो चैप्टर बच्चे को टफ लगने लगता है। हालांकि टफ है नहीं, टफ लगने लगता है आपको। और इसीलिए पता है वहां पर बॉडी का डायमेंशन भी आप कंसीडर करने लगते हैं। इसलिए जिस चैप्टर को आप रोटेशनल मैकेनिक्स बोलते हैं, एक्चुअली में उसका नाम, उस चैप्टर का दूसरा नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी के डायनामिक्स को आप वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को पार्टिकल के बारे में समझ में आ गया। पार्टिकल का ये सारा कंसेप्ट जो है ना, हम क्लास 11th में बच्चे लोग को जब हम मोशन पढ़ाते हैं तो वहां पर हम डिटेल में बताते हैं, है ना। ये सब बात हम क्लास 11th में बताते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोगों को बात समझ में आ गया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल का मतलब जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हो 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर, वो आप तभी लगा सकते हैं जब दोनों चार्ज पार्टिकल हो और कैसा हो, एट रेस्ट हो। दोनों रेस्ट में होना चाहिए, दौड़ना नहीं है, दोनों को मोशन में नहीं रहना, दोनों को रेस्ट में रहना है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब स्थिर है, स्टेशनरी है, ठीक है। तो कोई भी आपसे अगर पूछ दे कि बताओ भाई कूलम्ब्स लॉ कब अप्लाई कर सकते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन का दो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, T&C अप्लाइड। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों बॉडी पार्टिकल होना चाहिए, और पार्टिकल का मतलब हम तुमको समझा दिए हैं। और दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए। बोलो यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चा लोग को? क्रिस्टल क्लियर, ओके, नोट कर लो। ये पॉइंट नोट हो गया बच्चा सब। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट पहले लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। A charge does not experience electrostatic force due to its own electric field। क्या कहना चाह रहा देखो, जैसे यहीं पर डायग्राम बना वैसी डायग्राम में देखते हैं हम लोग। यहाँ चार्ज Q1 है और वहाँ -Q1 चार्ज है, या उसको -Q2 जो भी है बोल दो। तो इस चार्ज
के कारण उस पर फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, यहां तक फील आ रहा है। अच्छा, और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके कारण। क्यों? क्योंकि ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। माने सीधा कहने का मतलब यह है कि कोई भी चार्ज अपने ऊपर अपने कारण से फोर्स नहीं लगाता है, फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। इसको ऐसे समझो कि स्नेक जो सांप होता है, उसका जो जहर होता है वो दूसरे पर असर करता है ना, कि उसका जहर खुद पे असर होने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन सिमिलर वे कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। वही पॉइंट यहां लिखा गया है, ए चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना? चलो इसको भी नोट कर लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट हो गया बच्चा सब। चलो अब जो है ना, पहले वाले पॉइंट पर हम लोग कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, मान लो कि हम तुम लोगों को बोले कि क्वेश्चन कि ये एक चार्ज पार्टिकल है प्लस Q1 मान लीजिए, और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है प्लस Q2 मान लीजिए, और दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए R है। कितना है? R। और अब हम आपसे पूछें कि इफ सेपरेशन इज डबल्ड, if separation is doubled then force is, अगर सेपरेशन को दोनों के बीच डबल कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा दोनों के बीच के फोर्स पर? तो देखो, बहुत ही सड़ा हुआ बेकार सा सवाल है। फोर्स F शुरू में लिखोगे KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब आप दोनों के बीच का सेपरेशन को डबल कर दिए तो मान लीजिए नया फोर्स F न्यू हो गया, F न्यू नया फोर्स। दिस इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाई, अब सेपरेशन कितना हो गया? डबल कर दिए तुम सेपरेशन को, डबल यानी R2R हो गया। R क्या हो गया? 2R हो गया, तो 2R का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? KQ1 Q2 बाई 4R स्क्वायर। यानी कि पता चल गया हमको कि न्यू फोर्स जो है वो ओल्ड फोर्स का 1/4 है, F/4। मतलब फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज रिड्यूस्ड बाई 4 टाइम्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में? बहुत ही बेकार सा सवाल था। अगर मान लो हम तुमको पूछे, अगर तुमको हम बोले कि इफ सेपरेशन इज हाफ्ड, इफ सेपरेशन इज हाफ्ड, सेपरेशन को हाफ कर दिए, देन फोर्स इज, तब फोर्स पर क्या असर पड़ेगा भाई? तब फोर्स पर क्या असर पड़ेगा बताओ? बहुत बच्चा लोग आंसर कर दिया है, इंजीनियरिंग वाला आंसर कर दिया है, इंजीनियरिंग वाला बच्चा सब। फोर्स लिखेंगे सर KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, नया फोर्स लिखेंगे सर KQ1 Q2 बाई आर के जगह पर R/2, आर के जगह पर R/2 का स्क्वायर, कूलम्स लॉ लगा रहे हैं। इसको लिखोगे 4KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब नया फोर्स हो गया 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स। देन फोर्स क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। फोर्स को कुछ भी, सेपरेशन को हाफ कर दिया, डबल कर दिया, ऐसा करके सवाल पूछा जा सकता है। बहुत कम संभावना है ऐसा सवाल। मेडिकल में इस तरह का सवाल पूछा जाए, इंजीनियरिंग वाले को तो ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं। ऐसा सवाल मेडिकल वाले को पूछेगा, और मेडिकल वाले को भी इतना आसानी से ऐसा नहीं पूछ देगा सेपरेशन हाफ और ये वो करके, इस तरीके से नहीं। इसमें अच्छा सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि बोथ द चार्जेस हैज बीन डबल्ड एंड सेपरेशन इज हाफ्ड। क्या बोले हम? देखो क्या बोले, यही लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करके अगर लिखना हो तो लिख लो। अब इसको मिटा देते हैं। क्या बोला गया? बोथ द चार्जेस
both the charges have been doubled, both the charges have been doubled and separation is halved, separation is halved, then force is क्या पूछा गया? चार्जेस को डबल कर दिया गया, तो फोर्स आप शुरू में फोर्स क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बाद में नया फोर्स क्या लिखेंगे? एफ न्यू। फॉर्मूला वही रहेगा के। Q1 को क्या कर दिया तुम? 2Q1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Q2 को क्या कर दिए तुम? 2Q2 और बाई सेपरेशन को क्या कर दिए तुम? सेपरेशन इज हाफ्ड, तो R बाई 2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? 4K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब हो गया 16K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब नया फोर्स जो है वो 16 टाइम्स हो गया ओल्ड फोर्स का, न्यू फोर्स 16 टाइम्स। लो, एक बढ़िया सवाल हो गया ये। इस तरीके से सवाल हो सकता है मेडिकल में। इस तरह का सवाल एग्जामिनर को अगर मन करे तो इस पर सवाल इस तरीके से वो पूछ सकता है। या इसमें उसको और अगर कुछ खतरनाक करना हो तो क्या कर सकता है? वो बोलेगा बोथ द चार्जेस हैव बीन डबल्ड, दोनों चार्जेस को डबल कर दिया गया। तो बताओ कि सेपरेशन को कितना बढ़ा दिया जाए कि नया फोर्स जो है वो ओल्ड फोर्स के बराबर हो। क्वेश्चन क्या बोले तुमको समझ में नहीं आया ना? क्या बोले हम बोले कि बोथ द चार्जेस हैव बीन डबल्ड, दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया। अब बताओ दोनों के बीच सेपरेशन को कितना बढ़ा दें कि बाद में फोर्स पहले वाले फोर्स के बराबर ही हो, है ना? करके देखना क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ऐसा बहुत सारा सवाल इस पर पूछा जा सकता है बाबू। एक छोटा सा फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पर ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अच्छा सवाल कुछ भी बन सकता है ना। अब इस पे जितना खेलना है खेलते रहो। कंसेप्ट हमको तुमको सिखाना था, सिखा चुके हम। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो, यहां तक नोट हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर अब हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग लिख लेते हैं पहले, है ना। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस are equal in magnitude and opposite in direction, equal in magnitude and opposite in direction। अब इसका मतलब समझते हैं बात को, डायग्राम से इसको समझते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि तुम दो चार्ज पार्टिकल तुम ले लिया। मान लो कि तुम दो चार्ज पार्टिकल ले लिया। ये चार्ज पार्टिकल Q1 है और ये Q2 है। Q1 Q2 इसका मैग्नीट्यूड है। इसको चार्ज पार्टिकल 1 बोले, उसको चार्ज पार्टिकल 2 बोले। तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, देखो Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण, मान लो कि ये माइनस है, मान लो कि वो नेगेटिव चार्ज था, तो अट्रैक्ट करेगा ना दोनों एक दूसरे को। जानते हैं इस बात को हम लोग। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q2 के तरफ, इस डायरेक्शन में। और इसको बोलते हैं कैसे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q1 के तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स। इसको बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और वो हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। वेक्टर फॉर्म में ऐसे बोल रहे हैं। माइनस साइन कम्स फ्रॉम डायरेक्शन,
माइनस साइन कम्स फ्रॉम डायरेक्शन, मतलब कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा, कहने का ये मतलब है। F1 2 का मैग्नीट्यूड F2 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई क्या? इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन एक बार क्लास में हम यही बात पढ़ा रहे थे तो एक विद्यार्थी ने बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ दिया। क्या हम तुम लोगों को बताते हैं, देखिए सर ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है मान लीजिए, तो Q1 पे फोर्स ये माइनस Q2 है तो Q1 पे फोर्स इधर और Q2 पे फोर्स हम इधर दिखा दिए सर। इसको बोल दिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको बोल दिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अभी भी डायग्राम से नहीं एक सब पता चल रहा है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यहां भी तो तुम लिख सकते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसा यहां पर भी तो बोल सकते हैं, यहां पर भी तो सही है। कोई एक और डायग्राम भी तुम बना सकता है, इसको मान लो चार्ज पार्टिकल Q1 बोल दो, इसको मान लो चार्ज पार्टिकल Q2 बोल दो माइनस साइन के साथ, है ना। तो इस पर इधर तो इस पर इधर ऐसे दिखा सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो सही है। स्टेटमेंट के हिसाब से तो ऐसे भी डायग्राम बन सकता है, डायरेक्शन फोर्सेस का हो सकता है। लेकिन ये दोनों भाई साहब बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों गलत है। डायग्राम स्टेटमेंट के हिसाब से सही है लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप कभी भी अगर बोलते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो लगे हाथों तुरंत बोल दो, साथ में एक स्टेटमेंट साथ में तुरंत जोड़ दो। रेड पेन से इसीलिए लिख रहे हैं कि साथ में दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब सब कुछ सही हो गया। कैसे सही हो गया सर? सेंट्रल फोर्स का तो हम मतलब ही नहीं समझे। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? एक्ट्स along the line joining the two charges, line joining the two charges। आप कभी भी पूरा स्टेटमेंट अब ध्यान से सुनते हैं। आप कभी भी ऐसा बोलते द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो साथ में ये बात तुरंत बोल दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स का मतलब समझने वाला समझ गया होगा, जिसको सेंट्रल फोर्स का मतलब समझ में आता होगा। सेंट्रल फोर्स का मतलब है दैट इज द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। देखिए ये फोर्स है और ये फोर्स है, दोनों के बीच का लाइन ज्वाइनिंग ये है, तो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन करना है लेकिन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग करना है। इस दोनों केस में देखिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये है लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। लेकिन क्या F12 और F21 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है? क्या नहीं है। इसलिए ये और ये डायग्राम गलत है। तो आप कभी भी फुल स्टेटमेंट लिखेंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन बोलते के साथ तुरंत बोल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स वहीं पर। एंड सेंट्रल फोर्स मींस द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब ये कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बोलो यहां तक क्लियर है बात क्या? तो जल्दी से इसको, अगर क्लियर है तो इसको जल्दी से नोट कर लो। इसको तुरंत इसके साथ लगे हाथ तो और कुछ बताएंगे, जल्दी इसको नोट करो। बच्चा सब नोट हो गया? अब देखो अगर नोट हो गया है तो देखो इधर हम थोड़ा सा बोर्ड मिटा देते हैं। सर इतना ही दूर क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड हमको तुमको कुछ बताना है। देखो बाबू लोग, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। इसको देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, दो अलग अलग बॉडी है,
दोनों बॉडी पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ 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 सर, क्लास 11th याद आ रहा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद आ रहा है। देखिए ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों दो अलग अलग बॉडी पे सेम नेचर के फोर्स लग रहे हैं, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, और इसका मतलब है कि इट ऑबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ऑबे करता है। और एक चीज ध्यान से सुनो विद्यार्थी सब, अगर इस सिस्टम को अगर हम लोग इसको एक पूरा सिस्टम मान लें, इस दोनों चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम अगर मान लो, तो दोनों पर जो फोर्स लग रहे हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हुआ? 0। इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हुआ, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज क्या? एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन 0 होगा, और इसका एक और मतलब निकल रहा है द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल मोमेंटम का मतलब यहां लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन 0 होगा, और लीनियर मोमेंटम टोटल जो है सिस्टम का ये कंजर्व्ड होगा। अब बहुत विद्यार्थी का जान निकल गया। सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन और मोमेंटम का नाम सुन करके बहुत विद्यार्थी का जान निकल गया। सर ये सेंटर ऑफ मास तो क्लास 11th में था, सर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो क्लास 11th में था, ये सब यहाँ कहाँ से आने लगा? सर हमको तो अब बहुत डर लग रहा है, क्लास 11th तो हम पढ़े ही नहीं है, जानते ही नहीं। बोले ईमानदारी से ऐसा भावना कितना विद्यार्थी का आ रहा है? हाथ खड़ा करो। विद्यार्थी लोग अगर ऐसा भावना आ रहा है, अगर आपको डर लगने लगा कि तो क्लास 11th का सेंटर ऑफ मास और ये सब आने लगा, हम तो पढ़े ही नहीं है ठीक से, हमको तो डर लगने लगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट में डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर आप क्लास 11th में मैकेनिक्स वगैरह अगर आपका कमज़ोर है, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, तो नो डाउट कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन क्लास 11th का भी हमारा लेक्चर जो है वो पैरेलल में क्लास 12th का चल रहा है, ठीक है? तो आप उधर जाकर के लेक्चर को देख सकते हैं, देखिएगा आप, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट उधर का भी क्लियर हो जाएगा। और विद्यार्थी लोग, और अगर ये बात सुन के फिर से तुमको हेडेक लगने लगा अगर, तो मेरा बात ध्यान से सुनो। जो भी चीज़, जो भी कॉन्सेप्ट बीच में इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आएगा, तो हम आपको यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आप समझ पाएँ। अगर आप सेंटर ऑफ मास का रत्ती भर भी तुमको अगर नॉलेज है, कंसेप्ट थोड़ा भी अगर पता है, लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट अगर तुमको रत्ती भर भी पता है, तो हम तो प्रयास करेंगे क्वेश्चन लेकर के कि तुमको हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करें। और फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्लास 11th के मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, फुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखिए। ये सब टर्म से डरना नहीं है कि सर आप डराना शुरू कर दिए, अब डरना नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है? हम प्रयास करेंगे, अभी एक न्यूमेरिकल हम लेंगे, उस न्यूमेरिकल से हम प्रयास करेंगे कि तुम लोगों का इस तरह का चीज़ भी धीरे धीरे करके क्लियर साथ में हो। और जो बच्चे पढ़े हैं पहले से, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, उनको तो फुल मस्ती आएगा, मज़ा आएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जल्दी से उसको नोट कर लो, फिर पूरा बोर्ड मिटाएंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ये नोट हो गया क्या?
अगर नोट हो गया तो अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ा, इसी पर बेस्ड एक बढ़िया सवाल करते हैं। उसी सवाल से सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा आज हम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हम आपको बोले कि एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर, ये है मान लो +Q1, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है मान लो +Q2, नहीं -Q2 है, ये -Q2 है, -Q2, ठीक है। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है 9 मीटर। कितना है? 9 मीटर। अच्छा, Q1 का हम तुमको कुछ मास दे देते हैं। मान लो Q1 हम तुमको बोल दिए कि Q1 जो है वो मान लो 1 kg का है। कितने का है? 1 kg का। और Q2 का मास मान लो हम तुमको बोल दिए कि ये 2 kg का है, ठीक है। अच्छा, Q1 और -Q2 इस दोनों को तुम यहां अभी पकड़ के रखे हुए हो। दोनों फिक्स्ड है, अभी दोनों के बीच का सेपरेशन 9 मीटर है। एक 1 kg का है, दूसरा 2 kg का है, दोनों अभी फिक्स्ड है। अब तुम दोनों को छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सर कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा और आकर के टकरा जाएगा। ये भी कोई सवाल हुआ? सवाल ये नहीं, सवाल है वेयर विल दे कोलाइड। वेयर विल दे कोलाइड, दोनों कहां टकराएंगे? सवाल ये है वेयर विल दे कोलाइड, दोनों टकराएंगे कहां? कैसे बताएं दोनों कहां टकराएंगे? टकरा तो जाएंगे पता है, लेकिन दोनों टकराएगा कहां, ये हम कैसे बताएं सर? देखिए आपको बताते हैं। दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल दौड़ने लगा, दोनों पार्टिकल चलने लगा। अब देखो दोनों पार्टिकल चल क्यों रहा है? इस पर इसके कारण फोर्स और उस पर इसके कारण फोर्स। अभी अभी पढ़ा, इक्वल एंड अपोजिट होता है। एक दूसरे पर दोनों फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर इसको आप एक सिस्टम अगर मान लें, दो चार्जेस के इस सिस्टम को अगर आप मान लें, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पता है बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। अब बोलोगे सेंटर ऑफ मास कहां से आ गया सर? सेंटर ऑफ मास कहां से आया? देखिए सेंटर ऑफ मास क्यों आया, हम आपको बताते हैं। देखिए डरो मत, सेंटर ऑफ मास कहां से बीच में कंसेप्ट लेते आए। फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास कोई चैप्टर नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। फिजिक्स में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं ना जो लाए गए हैं जिनसे कि टफ फिजिक्स आसान हो जाता है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी, आप जब मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां तुम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड सब कुछ पढ़ते हो। फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्यों पढ़ते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं फिजिक्स को आसान करने के। जब 2 पार्टिकल दौड़ने लगे, 3 पार्टिकल चलने लगे, 3 बॉडी चलने लगे, 2 बॉडी चलने लगा, तब कैसे सोचें? तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या करता है? फिजिक्स को आसान करता है। लॉज ऑफ मोशन, अगर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ पर हम लोग बहुत फोर्स वगैरह वगैरह बहुत तरह का चीज़ पढ़े हैं। लेकिन वहाँ पर तुम पढ़ा होगा शायद सूडो फोर्स का नाम सुना होगा, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बहुत सारे सवाल तुमने बनाए होंगे। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया फिजिक्स में? फिजिक्स को आसान करने के लिए। इन सिमिलर वे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया फिजिक्स में? फिजिक्स को आसान करने के लिए। देखिए दोनों पार्टिकल, जब 2 या 2 से अधिक पार्टिकल जब आपको देखना हो तो आप उनके सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचिए कि उसके सेंटर ऑफ मास के पर क्या असर पड़ रहा होगा। और सेंटर ऑफ मास के बारे में सोच लेने के बाद आप पार्टिकल के बारे में सोचिए।
पार्टिकल की तरफ से सोचना शुरू कर दोगे ना तो दिक्कत होगा, सवाल हो सकता है नहीं बने, या बने भी तो लेंदी हो जाए। लेकिन पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में सोच लो और उसके बाद पार्टिकल्स के बारे में सोचो तो फिजिक्स आसान हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम प्रयास करते हैं तुम लोगों को समझाने का। समझ गया तो बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी पढ़ा हो तो समझ ही जाएगा, जो नहीं भी पढ़े वो भी ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं चीज़ को। देखिए हम लोग जो पढ़े हैं F बराबर ma जो आप पढ़े हैं, फोर्स इक्वल टू मास, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन, इसमें एक्सेशन सेंटर ऑफ मास का होता है बाबू। और जब सिस्टम पर नेट फोर्स ही जीरो हो जाए मतलब मास इंटू एक्सेशन सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, मतलब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन जीरो हो गया। तो अब देखो अगर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था तो सेंटर ऑफ मास रुका हुआ रहेगा, और सेंटर ऑफ मास अगर चल रहा था तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। एक्सेशन सेंटर ऑफ मास जीरो होने का मतलब, एक्सेशन जीरो होने का मतलब दो चीज है, या तो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा। तो देखिए ये दोनों चार्ज पार्टिकल शुरू में रेस्ट में थे तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, वो भी रेस्ट में होगा। अब जब तुम दोनों को छोड़ दिए तो दोनों चलने लगा एक दूसरे की तरफ, लेकिन अपने अपने फोर्सेस के कारण चलने लगा ना। वो उस पर फोर्स लगा रहा है, वो उस पर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों चलने लगा फोर्सेस के कारण। लेकिन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन जीरो होगा। लेकिन चूंकि शुरू से दोनों बॉडी रेस्ट में था तो बॉडी इंडिविजुअल बॉडीज चलेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। तो देखो दोनों बॉडी चलना शुरू हुआ ना तो आकर के टकराएगा कहां, जहां इनका सेंटर ऑफ मास होगा। बोलो यहां तक समझ में आया? तो आपसे जो सवाल पूछा गया ना, वेयर विल दे कोलाइड, तो दे विल कोलाइड एट देयर सेंटर ऑफ मास। जहां इनका सेंटर ऑफ मास होगा ये वहीं कोलाइड करेंगे। अब सवाल है इनका सेंटर ऑफ मास होगा कहां? तो देखिए जो बच्चे नहीं जानते हैं वो यहां देख लें कि जब आपके पास दो बॉडी है या तीन बॉडी है, चार बॉडी है, तो यहां पर चूंकि तो दो ही बॉडी है, तो दो बॉडी है तो इनका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में कहीं इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही होगा। कहां होगा देखिए, आप क्या करिए, इसको पूरे को एक्स एक्सिस बोल दो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इसी एक्स एक्सिस पर कहीं होगा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। अच्छा आप क्या करिए, ये तो एक्स एक्सिस ले लिए, वाई एक्सिस भी यहीं कहीं मान लो, इस पार्टिकल के पास वाई एक्सिस मान लो, तो वाई एक्सिस यहां मान लिया। तो x1 क्या है, पहले वाले पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, और मास कितना है उसका 1 kg, तो 1 इंटू 0 अब प्लस m2 मतलब सेकेंड वाले पार्टिकल का मास 2 kg इंटू x2 का मतलब सेकेंड वाले पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना होगा जी 9 होगा। अब बाई 1 प्लस 2 तो 9 2 जा 18 बाई 3 6 जा 18 यानी 6 मीटर पर सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा 6 मीटर पर, 6 मीटर का मतलब ओरिजिन से 6 मीटर, यहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये दूरी हो गया 6 मीटर। यानी कि आपका जो पहला सवाल था वेयर विल दे विल कोलाइड एट 6 मीटर फ्रॉम हेयर या 3 मीटर फ्रॉम हेयर। समझ में आया बात क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चा सब, यहां तक समझ में आया? डर लगा? डरना नहीं है, अभी तो शुरू किए हैं, अभी डर जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ, सवाल को देख करके अब थोड़ा सा एक पिक्चर तुम लोगों को हम दिखा देते हैं। वेयर विल दे कोलाइड, देखिए इसको ये 1 kg और ये 2 kg,
जैसे ही दोनों को तुम रिलीज किए तो दोनों एक दूसरे की तरफ भागना शुरू किया, है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ भागना शुरू किया। दोनों दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यही है, यही है, यही है, यही है, और लास्टली दोनों आके टकराएगा तो सेंटर ऑफ मास पर ही टकरा जाएगा। बोलो मूवी समझ में आया? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। बोले यहां तक बात समझ आई क्या? अच्छा देखो, ये सवाल का पार्ट ए था बाबू, ये सवाल का पार्ट ए था। सवाल का पार्ट बी सुनो। सवाल का पार्ट बी क्या बोलता है? देखो सवाल का पार्ट बी बोलता है इफ एट एनी इंस्टेंट द स्पीड ऑफ 1 kg is 4 meter per second, then speed of 2 kg is। किसी इंस्टेंट पर अगर 1 kg का स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकेंड है, मान लो कि 1 kg यहां से छूटा तो ये आगे बढ़ा, इसका स्पीड भी बढ़ते जा रहा है। किसी इंस्टेंट पर अगर 1 kg का स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकेंड था तो 2 kg का स्पीड कितना होगा, यह पूछ रहा है। और साला अभी सवाल हम कैसे बनाएं? हम क्या बोले तुमको कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लाया गया फिजिक्स को आसान करने के लिए। आप पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचिए, उसके बाद हम इंडिविजुअल पार्टिकल पर सोचेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पर जब हम सोचना शुरू किए तो मेरे दिमाग में क्या आया कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा हमेशा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास रहेगा रेस्ट में हमेशा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और पार्टिकल शुरू से ही रेस्ट में थे। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। अब सुनो, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का एक फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, वो होता है m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस केस में m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास शुरू से रेस्ट में है। सेंटर ऑफ मास शुरू से रेस्ट में है। तो अगर इस इक्वेशन को ठीक से देखें तो क्या लिख सकते हैं? m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब m1 m2 v1 पता है, v2 नहीं निकाल लेंगे क्या सब? एकदम निकाल लेंगे। m1 का वैल्यू कितना है? 1 kg। इसका v1 किसी इंस्टेंट पर कितना दे दिया? 4 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 का वैल्यू 2 kg। किसी इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी भी हमको नहीं पता, उसको भी मान लो, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो भी आया वो आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का मतलब माइनस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माइनस से आपका लेना देना होना चाहिए, ये माइनस का लॉजिक है। माइनस साइन का मतलब है कि इसका वेलोसिटी v1 को आप +4 माने हैं तो v का वैल्यू -2, मतलब कि उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। ये कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछा गया स्पीड, तो स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसान सवाल है, बेकार तुम लोग डर रहा था। कॉन्सेप्ट लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान देखो, एक चीज ध्यान दो यहां पर, एक चीज और। इस सवाल को आप मोमेंटम कंजर्वेशन से भी बना सकते थे। अब बोलोगे फिर आप क्या डराने लगे सर? देखो अभी अभी हम तुमको बताए थे ना, एक लाइन से हम तुमको चीज़ क्या बताए थे कि जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, इसका मतलब वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, और इसका मतलब है कि उनका एक्सेशन सेंटर ऑफ मास 0 होगा, और इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो देखिए आप इसको अल्टरनेट मेथड से, एक दूसरे मेथड से भी बना सकते थे। अल्टरनेट मेथड क्या है कि इसको हम लोग बना सकते थे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। COLM कभी भी अगर हम लिखें तो समझ जाना लिखा गया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। COAM मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है,
यहां पर COLM का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का कंजर्व्ड है। क्या है? कंजर्व्ड। क्यों कंजर्व्ड है? क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब होता है टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P स्मॉल p लीनियर मोमेंटम को दर्शाता है। तो देखिए जब दोनों चार्ज पार्टिकल को आप पकड़े हुए थे तो दोनों का वेलोसिटी 0 था, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम जोड़ के कितना हो गया? 0। तो 0 प्लस 0 मतलब इनिशियल मोमेंटम 0। अब दोनों को तुम छोड़ दिया तो दोनों दौड़ना शुरू किया, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या लिखेंगे? m1v1 प्लस m2v2। m2v2 इसका अर्थ यह हुआ कि m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0 प्लस 0 यानी कि 0। यानी कि इस इक्वेशन को देखो बच्चा सब, और इस इक्वेशन को देखो, क्या दोनों सेम है? हाँ सर, दोनों तो सेम है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तुमको हम क्या बोले कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट फिजिक्स को आसान करें, जैसे फिजिक्स को सोचना है कॉन्सेप्ट लगाइए। तो लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट लगाओगे तो m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0, वैल्यू सब फिर से रख दोगे तो आंसर वही आ जाएगा। आंसर वही आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है बच्चा सब? डरने का नहीं, जो बोले हैं इसको फील लाओ अपने अंदर, है ना। कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए। और अगर आपको फिर भी डर लग रहा तो क्लास 11 तो फिर हम पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ाएंगे ही बच्चा सब, है ना। डरना नहीं है, मेरे साथ बने रहिए हमेशा, कदम से कदम मिला करके चलो, कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर इसी का तुमको पार्ट C हम दिखाते हैं। चलो यहां तक नोट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। देखो अगला सवाल, जरा पानी भर देना यार। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट C, क्या बोला गया? इफ 1 kg moves by 2 meter, then 2 kg moves by, अगर 1 kg छोड़, इस दोनों को रिलीज कर दिया गया, 1 kg अगर 2 मीटर से आगे बढ़ जाए तो 2 kg कितने से इधर बढ़ेगा? 2 kg मूव्स बाय कितना डिस्टेंस? कैसे बनेगा सवाल? फिर से टफ सवाल लगने लगा। लेकिन दो पार्टिकल दौड़ रहे, सेंटर ऑफ मास के बारे में पहले सोचेंगे, उसके बाद आगे दोनों पार्टिकल के बारे में सोचेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या सोचना है कि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है, ओरिजिन से 6 मीटर की दूरी पर है। पार्टिकल कितना भी दौड़ के आगे पीछे आ जाए, सेंटर ऑफ मास को वहीं रहना है। ये बात शुरू में तुमको बता दिए हम। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाते हैं। x सेंटर ऑफ मास लिखते हो m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। अब देखो अगर 1 kg 2 मीटर से आगे बढ़ गया, मतलब कहने का यह है कि ये 1 kg यहां से 2 मीटर आगे, यानी 1 kg यहां अगर आ जाए तो 2 kg इधर कहीं आएगा। और ये दूरी आपको कितना दे दिया बाबू? 2 मीटर सवाल में दे दिया है। तो इसको x मान लो, जो कि तुमको नहीं पता। इधर शिफ्ट ये कितना किया? x से किया, जो कि हमको नहीं पता है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो 6 ही रहना है। तो 6 इक्वल टू m1, m1 का मतलब कितना? 1
इंटू x1 का मतलब कितना 2 प्लस m2 का मतलब कितना 2 kg और इसका x2 हमको नहीं पता, x2 नहीं मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। जरा इसको सॉल्व करो तो 6 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2x2 और बाई 3 यानी कि 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 2 प्लस 2x2, तो 2x2 इक्वल टू हो गया 16, तो x2 का वैल्यू आ गया 8। x2 का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी कि सेकेंड वाला पार्टिकल का यहां से दूरी 8 मीटर। ये 8 का मतलब यहां से कोऑर्डिनेट है, x2 का वैल्यू 8, तो x2 का वैल्यू 8, तो सोचो शिफ्ट यही तो है x, ये शिफ्ट कितना होगा 9 माइनस 8, तो शिफ्ट कितना हो गया, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया 2 kg का, 9 माइनस 8 दैट इज 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर। बोलो बात समझ में आया है क्या? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट से सवाल बन रहा है। इसका एक दूसरा मेथड भी बहुत विद्यार्थी सब जानता होगा, इसका एक अल्टरनेट मेथड, शॉर्टकट मेथड है, मेडिकल वाला खास करके ध्यान रखे, इंजीनियरिंग वाला तो ये सब चीज़ जानता ही होगा, जानता ही है, जो नहीं जानता वो जान लेगा समय के साथ। अल्टरनेट मेथड देखिए, एक और मेथड है इसका बनाने का। दो पार्टिकल अगर अपने इंटरनल फोर्सेस के कारण अगर चल रहे हों तो मास इंटू राइटवर्ड शिफ्ट इक्वल टू मास इंटू लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मास इंटू राइटवर्ड शिफ्ट इक्वल टू मास इंटू लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक ये छोटा मोटा शॉर्टकट तरीका है ये। तो मास का मतलब 1 kg इंटू राइटवर्ड शिफ्ट, मास ये 1 kg कितने से शिफ्ट हुआ 2 से, तो दिस इज इक्वल टू मास का मतलब 2 kg इंटू लेफ्टवर्ड शिफ्ट x नहीं मालूम, 2 से 2 कट गया, x बराबर 1 मीटर। आंसर लो, सॉल्यूशन, एक लाइन में सॉल्यूशन। ऐसे भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल लिए हैं आपको, एक सवाल से हमने 3 कंसेप्ट सिखाने का प्रयास किया है। और कंसेप्ट कुछ नहीं, अगर आप सेंटर ऑफ मास वगैरह चीज़ अगर जान रहे हैं तो ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। और अगर आप वो सब चीज़ नहीं भी जान रहे हैं तो फिर से बोल रहे हैं बच्चा सब, डरना नहीं है, ठीक है। अपने गुरु के साथ बने रहना है, फिजिक्स गुरु के साथ, समय के साथ सब आपका दुख दर्द हम दूर कर देंगे, ठीक है। ओके, देखिए, अच्छा इस पूरे सवाल को जो हम लोग बनाए इसमें तुम लोग एक चीज गौर फरमाया, तब से तो गौरे फरमा रहे हैं सर। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है फोर्स का, वो कहीं यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ। Q1 Q2 का तो हम वैल्यू भी तुमको नहीं दिए थे, Q1 और माइनस Q2 का। समझ में आ रहा है बात क्या? एक कंप्लीट मैकेनिक्स का सवाल था ये, और आपके सामने है, कंसेप्ट हमने सिखाने का प्रयास किया। इसको पूरे को नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया तो अब देखो अगला प्रॉपर्टी देखो, या प्रॉपर्टी से पहले एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी पर जाने से पहले हम लोग एक छोटा मोटा सवाल के थ्रू हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन या टॉपिक जो भी बोलिए। देखिए ये एक स्ट्रिंग है और ये मान लो बॉब है। क्या है? बॉब। इट इज अ बॉब। इस बॉब का मास m है। कितना है बॉब का मास? m। हम तुमको बोले बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कितना, स्ट्रिंग में टेंशन बताइए, तो बोलोगे बहुत ही सड़ा हुआ सवाल है सर, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। नीचे mg, ऊपर टेंशन T, ऊपर टेंशन T। अब ये इक्विलिब्रियम में कहीं भाग रहा है क्या? ये कहीं नहीं भाग रहा है, तो टेंशन T बराबर mg। लीजिए सर आंसर आपके सवाल का, T बराबर mg। बहुत ही बेकार सा सवाल था, सड़ा हुआ सवाल था। लेकिन इसी क्वेश्चन में मान लो हम तुमको ऐसे बोले, सिचुएशन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बाबू। क्या कर देते हैं? सिचुएशन चेंज। कैसे चेंज कर देते हैं?
सिचुएशन हम ऐसा दे देते हैं कि जहां ये हिंज है, जहां हिंज है वहां पर हम एक चार्ज पार्टिकल रख दिए जिसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। कितना है? प्लस क्यू। ठीक है सर। अच्छा, इस बॉब के ऊपर भी हम एक चार्ज प्लस क्यू डाल दिए, इस बॉब के ऊपर में भी हम चार्ज प्लस क्यू डाल दिए, और बॉब का मास m तो पहले से है ही है। अब बताओ स्ट्रिंग में टेंशन, अब बताइए स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? स्ट्रिंग का लेंथ जो है, हम तुम लोगों को स्ट्रिंग का लेंथ L दे दिए। तो देखिए क्या करोगे सर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सर बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो बॉब पे पहला फोर्स mg है बाबू, दूसरा फोर्स ऊपर टेंशन T लगेगा, लेकिन इस बॉब के ऊपर एक फोर्स और है, इस बॉब के ऊपर एक फोर्स और लगेगा। इस चार्ज के कारण इस पर रिपल्सन नीचे महसूस होगा इसको, और वो रिपल्सन डाउनवर्ड होगा। कितना लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। लेकिन ये बॉब इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में तो क्या लिखेंगे? टेंशन टी बराबर mg प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। देखो देखो मामला समझ में आया? मामला क्या कैसे चेंज हो रहा है? फॉर्मूला यूज हो गया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है प्लस Q1। कितना है? प्लस Q1 चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल के साथ R रेडियस के सर्किल में एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जिस पर माइनस Q2 चार्ज है। कितना है? माइनस Q2 चार्ज R रेडियस के सर्कल में, ये सर्कुलर पाथ में Q1 के अराउंड घूम रहा है। सेंटर में लग रहा है Q1 ना? हाँ, सेंटर में थोड़ा बहुत लग रहा है। Q1 सेंटर में, और Q2 जो कि माइनस है, माइनस Q2 जो है वो R रेडियस के सर्कल में Q1 के अराउंड घूम रहा है। तो आपसे बोला गया फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ Q2 अराउंड Q1। Q1 के अराउंड Q2 एक्चुअली में माइनस में है, तो इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया। अब ध्यान से सुनो, पहला सवाल यह है कि माइनस Q2 जो है नेगेटिव चार्ज, वो Q1 के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमेगा। क्यों सर्कुलर पाथ में घूमेगा भाई? क्यों घूम रहा है? बताओ बच्चा सब, क्यों घूम रहा है? अब फिर से ध्यान से सुनो, आ जाओ क्लास 11th में, है ना। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव इन सर्कुलर पाथ। और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोवाइड होगा? ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगते रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगते रहना चाहिए। जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगते रहेगा तब तक ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा।
ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। यही अगर मान लो कि सन और अर्थ होती तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता, वहाँ मतलब सन और अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यही क्या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, हाँ सर। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई R होता है, याद करो क्लास 11th। और नहीं याद आ रहा तो अभी सुन लो। m क्या है, m है मास, किसका, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो इस पार्टिकल का मास दिया हुआ होना चाहिए, ये दिया हुआ है, m मास दिया हुआ है, m मास दिया हुआ है, m मास है, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर पाथ कर रहा है, ठीक है। mv स्क्वायर बाई r। अच्छा v क्या है सर, v इसका स्पीड तुम v मान लिया, मान लो कि इसका स्पीड v था। तो k Q1 Q2 बाई स्क्वायर mv स्क्वायर बाई r, r से r कट गया, तो देखो यहां से v का वैल्यू आ गया बाबू k Q1 Q2 बाई m अंडर रूट, ये उसका स्पीड हो गया, ठीक है। अब देखिए इस स्पीड v को हम और क्या लिख सकते हैं, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब ये 1 कंप्लीट सर्कल करेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r। यहाँ एक चीज हम छोड़ दिए हैं, यहाँ mr होगा, mr, यहाँ एक r छूट रहा है। अच्छा डिस्टेंस क्या लिखेंगे, 2 पाई r, और बाई t, t क्या है, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 सर्कल। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 सर्कल को कैपिटल T बोले, और वही क्या टाइम पीरियड होता है, हाँ वही टाइम पीरियड होता है। तो 2 पाई r बाई टी को लिख सकते हो अंडर रूट के Q1 Q2 बाई mr। तो देखो यहां से टाइम का वैल्यू आ गया 2 पाई अंडर रूट mr बाई के Q1 Q2 इंटू r, यानी कि टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2 पाई बाई रूट m के Q1 Q2 r टू दी पावर 3 बाई 2। आंसर। अब ध्यान से सुनो, यानी कि टाइम पीरियड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r टू दी पावर 3 बाई 2 है, हाँ सर है, क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट है सामने में। यानी कि क्या हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, हाँ सर बिल्कुल सर, ये भी बोल सकते हैं सर आप। और क्या ये केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही बोला है क्या, हाँ सर, केपलर्स थर्ड लॉ का चेहरा तो ऐसा ही कुछ था, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of the radius बोलते हो, वहां पर क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस बोला गया, वो बात की चीज है। लेकिन यहां पर ऐसा केपलर्स थर्ड लॉ से थोड़ा थोड़ा इसका चेहरा मिल रहा है। आप सोचो क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर, और यहां तुम पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। कई बार हम तुम लोगों को समझाने का प्रयास किए कि फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स चंद बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है विद्यार्थी। जिस दिन तुम इन बिंदुओं को पकड़ लिए, समझो तुम फिजिक्स तुम्हारे मुट्ठी में है। समझ में आ रहा है मामला ना। तो देखिए स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस यहाँ पर आ गया। और कुल मिला करके देखिए आप जो मैकेनिक्स जो आप पढ़े हैं, मोशन वगैरह 11th क्लास में पढ़े हैं, देखिए उसका यहाँ पर यूज हो रहा है। समझ में आया मामला ना। तो कुल मिला करके हमको सवाल में क्या समझना था, हमको ये समझना था कि आखिर ये सर्कुलर मोशन कर क्यों रहा है। कभी भी सर्कुलर मोशन आए तुम्हारे सामने, कभी भी सर्कुलर मोशन आए तो तुम पहले ये समझो कि सर्कुलर मोशन हो क्यों रहा है। सर्कुलर मोशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, उस फोर्स को जिस दिन तुम खोज लिए उस दिन फिर जिंदगी तुम्हारे मुट्ठी में है।
यहाँ पर चार्ज पार्टिकल और इस चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर सन अर्थ वाला सिस्टम होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता। साइक्लिस्ट बेंड करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है ना मामला? तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगते रहना चाहिए, और जब तक ये लगते रहेगा तब तक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जिसका वैल्यू mv²/r होता है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उससे इक्वेट कर दीजिए, बाकी जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। बहुत चीज इसमें पूछ सकते थे, टाइम पीरियड पूछे, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्कुलर पाथ वगैरह वगैरह बहुत कुछ पूछा जा सकता था। हमको तो तुमको बेसिक चीज सिखाना था। फिजिक्स पढ़ाते नहीं, हम फिजिक्स सिखाते हैं। बेसिक चीज सिखा दी, अब इससे जितना सवाल जो भी पूछेगा सबका आंसर कर सकते हो। यहां तक मामला क्लियर है बच्चा सब? तो देखिए, आज हम लोग बहुत सारा सवाल वाल बनाए। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और भी 2-3 प्रॉपर्टी इसमें बचा हुआ है। 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उस पर ढेर सारा सवाल बनाएंगे, और इस तरीके से हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग आप लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चा सब पढ़ते रहिए, फिजिक्स का मज़ा लेते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।